दरअसल छुट्टी के दिन दोपहर का खाना मैं ही पकाती हूँ। अब्बू को शामी कबाब बहुत पसंद हैं, वो भी मेरे हाथ के। आप बताइएगा, खा कर के वाकई ठीक ठाक होते हैं या अब्बू मेरा दिल रखने को तारीफ़ कर देते हैं। उसके लहजे में खलूस और मासूमियत थी। वो गालबन समझ चुकी थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। दोम ये कि वहाँ उसे खिलवत मुयस्सर नहीं होगी। ठीक है, मैं इनकार ना कर सका, लेकिन एक शर्त मेरी भी है, आप भी मेरे साथ ही खाना खाएंगी। मंजूर, वो उठते हुए बोली। 1 बजे तक आ जाऊंगी मैं। वो दरवाजे के पास दोबारा रुक कर फिर बोली, इंतज़ार करूंगा मैं। उसके बाद वो चली गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं नफीसा ही के बारे में सोचता रहा और फिर मुझे उसी के हवाले से सुरीता याद आ गई, जो एक शैतान सिर्फ शख्स शबू के कब्ज़े में थी। मैंने हमजाद से कहा था कि अगर मुमकिन हो तो नफीसा के जाने के बाद तफसीली गुफ्तगू के लिए उसे तलब करूँगा। नफीसा की वापसी में अभी देर थी, मैंने इसीलिए हमजाद को तलब किया। जी अरशाद, वो आते ही बोला, क्या रहा, शबू से तुम्हारा राब्ता कायम हुआ? मैंने पूछा। अभी तक नहीं, हमजाद ने जवाब दिया। मालूम नहीं उस कमबख्त ने क्या नया चक्कर चला दिया है। वो अभी खुलकर हमारे मुकाबल आया ही कब है, जाने अजीज, कि हम उसकी कुव्वतों का अंदाज़ा कर सकें। बहरहाल उसकी तलाश के सिलसिले में एक बात जहन में आती है, मुमकिन है इस तरह कोई सुराग मिल जाए। मैं कुछ सोचते हुए बोला, क्या? हमजाद ने सवाल किया। मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाता हूँ। मैं इस शैतान का नहीं, सुरीता का तसव्वुर करूँगा। पहले भी इस तरह एक मर्तबा कामयाबी हो चुकी है, इस वक्त जब वो नारायणगंज में था। मेरा मतलब ये कि सुरीता जहाँ होगी वहीं वो भी होगा। मैंने तफसील के साथ जवाब दिया। देख लें ये करके, वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस मर्तबा भी आप कामयाब हो जाएं। हमजाद ने अपने ख्याल का अजहार किया। हमजाद के ख्याल आराई पर कोई तबसरा किए बगैर मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी तवज्जो से सुरीता का तसव्वुर करने लगा। वो भोला भाला मासूम सा चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा था, जो मुझसे बिछड़ गया। मुकम्मल ज़हनी यकसोई के साथ मैं उसका ध्यान करता रहा, मगर हमजाद का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। मेरे तसव्वुर की ताकत और लहरें एक चमकीले दूधिया गुबार से टकरा कर लौट आईं। वो जहाँ कहीं भी थी, उस चमकीले गुबार के अंदर थी। मैंने आंखें खोल दी और हमजाद से मुखातिब हुआ। तुम ठीक कहते थे, उसने गालबन ये अंदाज़ा लगा लिया है कि मैं नारायणगंज में ही हूँ और वो चौकन्ना हो चुका है। खैर, इस तरह कुछ और नहीं तो कम अज़ कम ये ज़रूर मालूम हो गया है कि हमारी राह में असल रुकावट यही चमकीला गुबार है। ये कहकर मैं खामोश हो गया। बहरहाल अब क्या किया जाए? हमजाद संजीदगी से बोला। उसकी तरफ से यूं तारीकी में रहना अच्छा नहीं है। वो इससे फ़ायदा उठाकर हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। बस ये कि हमें भी तारीकी का इंतज़ार करना चाहिए। मैं मैनी खेज लहजे में बोला, गोया आज रात का इंतज़ार। हमजाद ने मेरे इशारे को समझ कर कहा, आज ही शब की कोई कैद नहीं। किसी भी शब को कोई अमली कदम बराह रास्त उठाया जा सकता है। आज की रात ही क्यों नहीं? हमजाद ने सवाल किया। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि जल्दबाजी अच्छी नहीं। आज रात वो हमारी तरफ से किसी अमली अकदाम का मुंतज़िर होगा। अब आया कुछ अकल में। मेरा ख्याल ये है कि जब तक हम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, मुझे उसकी टो में रहने की बजाय आपकी फ़िक्र करनी चाहिए। हमजाद ने ख्याल आराई की, फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए मज़ीद बोला, उस खबीस की तरफ से किसी हमले के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं उसके ख्याल से इत्तफाक किया। फिर बोला, ये बताओ कि पास पड़ोस में रहने वालों पर क्या रद्द अमल है उसका? शबू ही से क्या लोग तो उस मकान से ही खौफजदा रहते हैं। हमजाद ने वजह बताई।
वो मकान असीब ज़दा मशहूर था और एक तवील अरसे से खाली पड़ा हुआ था। शबू जब मालिक मकान से मिला और उस मकान को किराए पर लेने की पेशकश की तो मालिक मकान ने उससे कुछ नहीं छुपाया। शबू तो खुद एक शैतान था, किसी असीब से क्या खौफ खाता, इसलिए सब कुछ जानने के बावजूद वाजबी किराए पर फौरन वो मकान हासिल कर लिया। मालिक मकान ने सोचा कि चलो इस तरह कोई मकान में रहने पर आमादा तो हुआ, वरना तो खाली ही पड़ा रहता और उसे कोई खरीदने पर भी राज़ी नहीं था। हमजाद उसकी तफसीर मुझे बताने लगा। फिर बहरहाल शबू वहाँ आ बसा और उसके बाद लोगों ने कम ही उसे मकान से निकलते देखा। हाँ, उन्हें कभी कभार मकान की खिड़की में सरिता खड़ी नज़र ज़रूर आ जाती। पास पड़ोस वाले शबू और सरिता को भी भटकी हुए रूहें तस्वर करते हैं। कोई इन दोनों से मिलने की कोशिश नहीं करता और ना खुद शबू किसी से मिलता है। मैंने हंगारा भरा। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि महल्ले का एक हिंदू नौजवान जोगिंदर सरिता पर मर मिटा है और वह ज़रूर इस मकान का चक्कर काटता हुआ नज़र आता है। यकीनन उसने सरिता को खिड़की में खड़े हुए देखा होगा। उस बेचारे को क्या खबर कि बड़े बड़े इस जुल्फ गिरागीर की राह में अटके हुए हैं, बल्कि अटक कर लटक गए हैं। उसने शरारती लहजे में मुझ पर चोट की। बको मत, वैसे इस इश्क खाना खराब में खिड़की बड़ी अहमियत रखती है। आखिर किस तरह खिड़की बंद कर दी जाए या ना खुला करे तो बहुत से गरीब नौजवान बेवकत मौत मरने से बच जाया करें। आप भी देख लीजिए, नफीसा के मामले में भी खिड़की बहरहाल अपनी हैसियत रखती है। इस मौका पर भी मुझे शायर का एक शेर याद आ रहा था, कहें तो सुना दूं? फिर उसने मेरे कुछ कहने से पहले ही शेर सुना दिया। वो दरीचे से जो झांके तो बस इतना पूछूं, चार पाई ले आऊं। कोशिश के बावजूद मैं अपनी हंसी ना रोक सका। फिर उधर घड़ी ने एक बजाया, उधर नीचे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आ रहा हूँ, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगा। आने वाली नफीसा ही थी और उसके हाथ में मुझे नाश्ते दान नज़र आ रहा था। ऊपर ही चलें, उसने दरवाजे से अंदर कदम रखते ही कहा। जो आपकी मर्ज़ी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसके साथ साथ चलते हुए कहने लगा, मैं नमक मिर्च भी ठीक ठाक डाला है या फीके हैं, ये तो आपको अभी मालूम हो जाएगा। कोई दावा तो नहीं, लेकिन मज़ा ना आए तो कहिएगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहने लगी, मज़ा तो जब आएगा खतून कि आप वाकई बेवकूफ़ ना बना रही हो मुझे। मैंने मैनी खेज लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं भला बेवकूफ़ क्यों बनाने लगी आपको? वो मेरी तरफ हैरत से देखते हुई बोली। फिर उसकी सूरत वाकई काबिले दीद थी। जब नाश्ते दान खाली मिला, ना उसमें कबाब थे और ना ही रोटियां। हमजाद मेरे इशारे पर पहले ही उन पर हाथ साफ कर चुका था। ये मगर मैंने खुद अपने हाथ से, वो रूहानसी सी हो गई। अब हकलाने से कुछ हासिल नहीं खातून, मैं बोल उठा। मैंने इसीलिए इसके बारे में शामी कबाब बना लिए थे कि भूखा ना रहना पड़े। बैठे आप, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन वो कसमें खाने लगी। चले, फ़र्क क्या पड़ता है, आपने ना सही तो मैंने खिला दिए कबाब। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, रुक जाइए, मैं अभी घर से होकर आती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। उसके लहजे में मैंने कुर्सी खिसकने और नाश्ता दान उठाने से मैंने अंदाज़ा लगाया। मैंने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर जलजले के आसार थे। इसका मतलब यह है कि आप मेरे हाथ के बने हुए कबाब खाना नहीं चाहती, मैंने कहा। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी आपके घर की कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये कब कहा है कि कबाब मेरे कबाब नहीं, बकरी के गोश्त के कबाब। मैंने उसे दरमियान में ही टोक दिया। यकीनन आप मुझे आदमखोर मालूम नहीं होती। बैठ जाइए प्लीज़। मजबूरन उसे बैठना ही पड़ा। हमजाद ख्वाबगाह के बाहर चोरी का माल एक ट्रे सजाए
खड़ा था और उसके होंठों पर बड़ी शरीर मुस्कुराहट थी। मेरी इस शरारत से भी यकीनन लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने ट्रे लाकर मेज़ पर रख दी और उसका खाली नाश्तेदान नीचे की तरफ रख कर बोला, खाइए। वो हैरत से कबाबों और रोटियों को देख रही थी। रोटियां उसकी इसी तरह तय की हुई रखी थी जिस तरह घी में लगाकर उसने नाश्तेदान में रखी थीं। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। देख क्या रही हैं? मैंने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा। फिर जब उसने एक लकमा मुंह में रखा तो मजीद हैरान नजर आने लगी। है ना मज़ेदार कबाब? मैंने गोया लुत्फ लेने की खातिर कहा। जी हाँ, वो मुंह चलाते हुए रुक रुक कर बोली। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। मैं भी तेजी से कबाबों पर हाथ साफ करने लगा। जायका वाकई ही अच्छा था। शरारत से उसे खजालत उठाना पड़ी थी। मैं खासी तफरी ले चुका था, इसलिए ड्रामा आप सीन के लिए फिजा हमवार करने लगा। मैंने कहा, खातून, आप रोती मुंह बसोड़ती या हैरान होने वाली हरगिज अच्छी नहीं लगती। मैं ज़रा साफ गो आदमी हूँ, बुरा ना मनाइएगा इस बात का। वैसे बुरा आप तो मना भी गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही का खून जलेगा। मेरे लहजे की शोखी ने उस पर कुछ असर किया। उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हो गया। फिर होंठों से हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। अब हुई ना बात, मैंने गोया फौरन गिरा लगाई। मैं समझी नहीं, समझाने के लिए अभी बड़ा टाइम बाकी है। आप खाएं ना। क्या आपको कबाब अच्छे नहीं लगे? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैंने तो कोशिश की थी कि बिल्कुल वैसे ही कबाब बनाऊं जैसे आप बनाती हैं। यकीनन आपने कोई चक्कर चलाया है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो खुश मजाजी से बोली। बहुत सी बातें आदमी की समझ में नहीं आती, होता है ऐसा, आप परेशान ना हों। मैंने हंस कर कहा। लेकिन कुछ तो बताएं कि ये हुआ कैसे? वो मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए पूछने लगी। मगर क्या? मैं जानकर अनजान बन गया। मालूम तो सब कुछ है आपको, अब ज्यादा ना बनाएं, उसने मैनी खेज लहजे में कहा। छोड़ो ये किस्सा, बहरहाल कबाब उम्दा थे, शुक्रिया आपका। मैंने गोया अपनी दानस्त में ड्राप सीन कर ही दिया। मेरा शुक्रिया? वो कैसे? कबाब तो आपने खिलाए हैं और शुक्रिया मेरा अदा कर रहे हैं। खिलाए मैंने हैं मगर बनाए तो आप ही ने है ना। मैंने मजीद बात साफ कर दी। जब भी मैं हैरान हो रही थी कि इतना जायका किस तरह यकसा हो सकता है, लेकिन फिर वही सवाल कर दूंगी कि, और मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। मैंने दरमियान ही में से उसकी बात काट दी। अब ये मौजू ख़त्म, चलें नीचे निशस्त गाह में चलकर बैठते हैं। क्यों, यहाँ क्या हुआ? एक ही जगह बैठे बैठे तबीयत भी तो उदास हो जाती है, मैंने कहा। मुझे तो खुद हैरत होती है कि आप हर वक्त किस तरह घर में घुसे रहते हैं। मैं तो जब देखती हूँ आप घर ही में होते हैं, क्या बाहर बिल्कुल नहीं निकलते? तन्हा कहाँ घूमूं? तो मेरे साथ चलिए, आज शाम को चलते हैं कहीं घूमने, उसने पेशकश की। जवान जहान लड़कियों के साथ घूमना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझ पर नहीं तो आप पर लोग उंगलियां उठाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। मैं अब इसकी परवाह नहीं करती। वो किस कदर सख्त लहजे में बोली। जब लोगों ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? अगर आपको कोई परवाह नहीं तो चलिए। मगर वो आपका एक अदद मंगेतर। जिक्र ना करें उस लानती का। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि हरगिज उससे शादी नहीं करूँगी, वो मजबूत लहजे में बोली। और आपके वालिदैन उनसे क्या कहेंगे? उन्हें किसी तरह हमवार करेंगी? मैंने पूछा। जो होगा देखा जाएगा। मेरा एक मशवरा है, अगर आप कबूल करें। मैं बोले बगैर रह ना सका। आप पहले कोई और मुनासिब बंदा तलाश कर लें। ऐसी सूरत में शायद आपके वालिदैन को कोई एतराज़ ना होगा। मेरी बात सुनकर उसने बेगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लिया। उसकी नज़रें अजीब सी थीं। चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, आप मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी बेहतरी, इसके सिवा मेरा कोई और मकसद व मंशा बिल्कुल नहीं है। मैंने साफ साफ कह दिया। आप चाहें तो मुझे अपना हमदर्द और दोस्त समझ सकती हैं, सिर्फ दोस्त।
उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। घड़ी भर को मैं कुछ गड़बड़ा सा गया, मगर फौरन ही खुद को संभाल लिया और जवाबन कहा, जी हाँ खातून, सिर्फ दोस्त, इससे ज़्यादा का मैं अहल नहीं हूँ। आप अहल नहीं या मुझे इसका अहल नहीं समझते। उसकी आवाज़ में बड़ी चुभन थी। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। देखे मोहतरमा, बेहतर यह है कि आप मुझे इम्तिहान में ना डालें और मैंने दोस्ती की जो पेशकश की है उसे कबूल कर लें। ठीक है, मैं समझ गई। उसने तवील सांस लेकर कहा। वो क्या समझी क्या नहीं, मैंने उसकी तशरीह नहीं चाही और मौजू गुफ्तगू बदलने की खातर बोला, तो फिर चलेंगे ना आज शाम घूमने। कुछ देर वो खामोश रही, फिर नज़र झुकाकर गर्दन इकरार में हिला दी। वो फिर एक बार उदास नज़र आने लगी, क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़कर रख दिया था। मैं अभी आया, ये कहकर मैं तेज़ी के साथ उठकर ख्वाबगाह से बाहर चला गया। दूसरे ही लम्हे मैंने हमजाद को एक इशारा किया जो वो समझ गया और मेरे साथ ही दोबारा ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। हमजाद मेरे पीछे पीछे ही ख्वाबगाह में आ गया था। चंद लम्हों का खेल था। मैंने हमजाद को नफीसा के करीब देखा और फिर नफीसा का चेहरा किसी गुलाब की मानद खिल उठा। मैंने हमजाद को इशारे से रुखसत कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने नफीसा को आजमाने की खातर एक सवाल किया जो कोई दोस्त दूसरे दोस्त से कर सकता है। मैंने पूछा, खातून, आपने कभी किसी से इश्क भी किया है? ये आप मुझे खातून ना कहा करें, वो बेतकल्लुफ़ी से बोली। दोस्ती में ये तकल्लुफ़ अच्छा नहीं लगता, नाम लिया करें मेरा। वो तो ठीक है, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किया तो है इश्क, मगर नाकाम ही समझे। क्यों? कामयाबी में जब कहती कि वो ज़िंदगी भर साथ निभाने पर आमादा हो जाता। कोई वजह तो होगी इनकार या नाकामी की। हाँ, उसे वो शराइत कबूल नहीं थी जो मेरे वालदैन के लिए लाजमी हैं। मैं उसकी खातर अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकती थी। तो ये सबब हुआ इश्क में नाकामी का। मैंने तवील सांस लेकर फिर पूछा, आपकी बरादरी ही का था वो? बरादरी का नहीं था, मेरे साथ दफ्तर में काम करता था। तुम्हारे वालिदैन ने इतराज़ नहीं किया इस बात पर कि वो गैर बरादरी का है? मैंने दरियाफ़त किया। उन तक बात पहुंची ही नहीं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि मैं उन्हें राज़ी कर लूँगी। उसके अगले रोज़ मेरे हाथ पैरों में ईंठें सी होने लगी। मैंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर नाकाम रहा। फिर अजीब सी सरसराहटें कमरे में गूंजने लगीं। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मालूम नहीं वो बिजली का कड़ाका था या कुछ और। मुझे तो बस यूं लगा था जैसे कहीं बिजली गिरी हो। बारिश अब तक हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। गालबन इसीलिए मैं इस खतरे की नौइयत को पूरी तरह समझ नहीं सका। मैं अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर से पांव लटकाए बैठा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दोनों पैर किसी सख्त गिरफ्त में आ गए हैं। मैंने एकदम घबराकर अपने पैरों की तरफ देखा और फिर मेरे सारे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर सी दौड़ गई। वो भूरे रंग का एक बड़ा सांप था जिसने मेरे दोनों पैरों को जकड़ लिया था। वो यूं मेरे पैरों से लिपटा हुआ था जैसे किसी ने कस कर रस्सी बांध दी हो। इसकी वजह से मेरा दौराने खून भी मुतासर हो रहा था। सांप का फन मेरी नज़रों से उजल था। फन मुझे अपनी एक पिंडली पर महसूस हो रहा था। इस इब्तला के सबब कुछ देर को मेरे हवास गुम हो गए। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इल्म था कि जिन इलाकों में बारिश बेकसरत होती है वहाँ हशरातुल अर्ज़ की बहताब होती है। वहाँ सांप का पाया जाना कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी, मगर ये मामला ही कुछ और मालूम हो रहा था। फिर इससे पहले कि मेरे हवास बहाल होते, एक मर्तबा फिर मुझे अपने करीब ही मसहरी पर तेज़ सरसराहट सी महसूस हुई। उसी के साथ मुझे अपनी पुश्त पर किसी सांप के रेंगने का एहसास हुआ। दूसरे ही लम्हे मेरा शुबा यकीन में बदल गया। वो सांप इंतहाई सूरत के साथ मेरी पुश्त से रेंगता हुआ गर्दन तक आ गया। मैंने उसके फन का लम्स
अपनी गर्दन पर महसूस किया। फिर वो मुझे नज़र भी आ गया। वो अब मेरी गर्दन में लिपट रहा था। बस अचानक ही अपनी ज़िंदगी को शदीद ख़तरे में महसूस करके मुझे जैसे होश आ गया। मैं पूरी कुव्वत से चीख उठा, हमज़ाद! उसी वक़्त मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा है। गर्दन में लिपटने वाले सांप ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी गिरफ्त सख्त कर दी थी। मेरी आंखों में अंधेरा उतरने लगा और फिर यही अंधेरा मेरे पूरे हवास पर छा गया। मैं यकीनन अपने होश खो बैठा था। फिर जाने कितनी देर में अपने हवास में आया। हवास बेदार होते ही मुझे हमज़ाद की आवाज़ सुनाई दी, कैसे हैं अब आप? मैंने आंखें खोल दी और महसूस किया कि अपने बिस्तर पर दराज हूँ और हमज़ाद मेरे सरहाने मुझ पर झुका हुआ है। हवास खोने से पहले जो मंजर आखिरी बार मैंने देखा था, लम्हे भर को मेरी आंखों में घूम गया और मुझे झुर्री सी आ गई। मैं जिंदा और सही सलामत था। इसका मतलब यही हो सकता था कि मेरे जहन में इस वक्त जो ख्याल आया दुरुस्त था। अब तो जिस्म में ईंधन महसूस नहीं हो रही। हमज़ाद ने मुझे खामोश देखकर फिर सवाल किया। उसने यकीनन सब कुछ मालूम कर लिया था कि मुझ पर इसके पीछे क्या गुजरी है। मैंने अपने जिस्म को जुम्बश दी, जिसमें हल्का सा तशांज तो था, मगर वो कैफियत नहीं थी जो पहले हो रही थी। मैंने हमज़ाद से इसका इज़हार कर दिया। अभी ये भी नहीं रहेगी, फिक्र ना करें। यह कहकर उसने अपना एक हाथ मेरे सारे जिस्म पर फेर दिया। बस चंद लम्हे बाद ही आप पहले की तरह खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में उस खबीस चबू को आप पर हमला करने का मौका मिल गया, और ये बहुत अच्छा हुआ कि होश खोने से पहले आपने मुझे पुकार लिया। चंद लम्हे भी ताख़ीर हो जाती तो शायद। वो कुछ कहते कहते रुक गया। गालबन तुम ये कहना चाहते हो कि चंद लम्हे की भी ताख़ीर हो जाती तो मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाता। मैंने अपनी दानिश में उसकी बात पूरी कर दी। शायद, वो मुतफक्राना लहजे में बोला। अगर वो अज़ियत पसंद ना होता तो फौरी तौर पर इस मौके से फ़ायदा उठाता। वो दोनों सांप इंतहाई जहरीले थे जिन्हें मैंने चश्मे जून में खाक कर दिया, लेकिन गालबन वो इस तरह आपको मारना नहीं चाहता था। वो शायद ये चाहता होगा कि आप दहशत ज़दा होकर दम घुटने से आहिस्ता आहिस्ता मौत के नज़दीक होते जाएं। इस दौरान में वो शैतानी अमल भी कर रहा होगा जिसके सबब आपको अपने जिस्म में पहले ईंठें सी महसूस हुई होंगी। इसी तरह उसने बड़ी हद तक आपके जिस्म को पहले ही तकरीबन मफलूज कर दिया था। बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन उससे एक फ़ायदा ज़रूर हो गया। ये कहकर हमज़ाद ने तवील सांस ली। वो क्या? मैंने दरियाफ़त किया। वो एक बार फिर मेरी नज़र में आ गया है। उससे मेरा राब्ता कायम हो गया, हमज़ाद ने बताया। क्या वो उसी मकान में है? हाँ, और सरीता वो भी उसके साथ है, हमज़ाद ने जवाब दिया। वो अपने शैतानी अमल में मसरूफ़ था, इसलिए कुछ देर को उसे मेरी तरफ से अपनी तवज्जो हटाना पड़ी, वरना जाने कब तक मैं उसकी तरफ से ला इल्म ही रहता। अब मैंने ये बंदोबस्त भी कर लिया है कि दोबारा राब्ता मुंतक़िल ना हो सके, हमज़ाद ने बताया। अब मैं खुद को बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहा था। जिस्म नाम में कोई भी तशन्नुज नहीं रहा था, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और खुशगवार लहजे में हमज़ाद को मुखातब किया। चलो, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ने से कुछ तो फ़ायदा हुआ, और भेजें मुझे लड़कियों की इंक्वायरी करने। वो भी मेरा खुशगवार लहजा देखकर अपनी बात पर आ गया। कहा था मान जाएं, मगर कहाँ, मारे मोहब्बत के कलेजा फटा जा रहा था। अहमक हो तुम, मुझसे क्या इलाका उसका, ऐसे ही कहते हैं और फिर बाद में सारा इलाका हथिया लेते हैं। ना फिर नशीब देखते हैं लोग, ना फराज। ये भी मेरा और वो भी मेरा। बकवास किए जाओगे कि कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था। बस चंद ही लम्हे बाद तो बुला लिया था आपने। मुझे इतनी सी देर में क्या खाक मालूम करता। खैर, चंद लम्हे भी नहीं थे। अब तुम इतनी गप भी ना छोड़ो। चलें चंद मिनट सही, मगर चंद मिनट काफ़ी तो नहीं होते। गोया तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सके। मैंने उसे घूर कर देखा, क्योंकि यह नामुमकिन सी बात थी कि वो कुछ भी ना मालूम कर सके। इस तरह ना घूर कर देखें, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। और फिर उसने वो कहानी सुनाना शुरू की जिसके इब्तिदाई वाक़यात
चांदगाम ही में मुझे मालूम हो चुके थे। जाहद और समीना के चांदगाम पहुंचने तक के वाकयात बताकर वो खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने उसे खामोश देखकर बेताबी से पूछा। वही तो, और वहीं तक तो बता दूंगा जो मालूम करके आया हूँ। क्या आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूं? तुमने जो वाकयात बयान किए हैं ये तो मेरे भी इल्म में है। असल मसला तो ये है कि वो ढाका कैसे लौट आए। खैर, अब मालूम कर लेना। बहुत हो गया, बल आखिर मैंने हमजाद से कह ही दिया। अब शबू से दो दो हाथ भी करना ही पड़ेगा। हमजाद ने वजाहत चाही, यानी ये कि बस आज रात इधर या उधर। मैं अब मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। आज मैं भी बनूंगा तुम्हारे साथ और जो होगा देखा जाएगा। वो जवाबी हमले का मुंतज़िर होगा। हमजाद ने अपने अंदेशे का इजहार किया। हुआ करे बहुत हो गए एहतियात। मैं निस्बतन तेज़ लहजे में बोला। पानी अब सर से गुजरने लगा है। वो कमीना शायद मुझे बुज़दिल समझ बैठा है। उसे शायद मालूम नहीं कि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। मैंने अगर खुद ही इस जहर को मार रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके मुकाबले पर चूहा हूँ। आज मुझे बहुत अरसे बाद अब पहले वाले शेख करामत महसूस हो रहे हैं। फिर इससे पहले कि मैं हमजाद को कोई हुक्म देता, उसने खुद ही मुझे मुखातब किया और मैं अंदर घुसने की कोशिश करता हुआ, और आप फ़िलहाल यहीं ठहरिए। लेकिन मैं कुछ कहते कहते रुक गया। ठीक है, जाओ। और सुनो, ये ख्याल रखना कि सुरीता शिद्दत जज्बात के सबब मुझसे बोला नहीं जा रहा था। आप मुतमिन रहें, उसने मुझे तसल्ली दी। और फिर दूसरे ही लम्हे मैंने उसे आंधी और तूफ़ान की मानद सामने वाले मकान की तरफ झपटते देखा। उसी लम्हे मुझे बस एक सन्नाटे का सा एहसास हुआ था। ये जनाना यकीनन हमजाद की तेज़ रफ्तारी के सबब होगा। वो गालिबन दानिस्ता मेरी नज़रों से बूझल हो गया था ताकि मैं उसे देख सकूं। मकान के बाहर बिलहाल इतनी रोशनी तो थी कि मेरा हमजाद मुझे नज़र आता रहता। उसी गली में काफ़ी फासले से बिजली के खंभे लगे हुए थे। हाँ, मकान के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। शायद एक ही लम्हा गुजरा होगा कि मेरी समाज से ज़बरदस्त कड़ाके की आवाज़ टकराई और मैं उसी लम्हे उछल पड़ा। उसी के साथ मैंने मकान की बैरूनी सिमत में बिजलियों के कूदने से टपकते उसे देखा। बिजली के ये कूदे मेरे हमजाद की तरफ इस तरह फैल गए थे जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हों। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि बज़ाहिर जो फ़िज़ा पुरसकून नज़र आ रही थी हकीकतन पुरसकून नहीं थी। मेरा दुश्मन चौकन्ना था। उसने लाजमन अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा था कि कोई मकान में दाखिल ना हो सके। मैंने वाज़े तौर पर देखा कि मेरा हमजाद कूंदों के उस जाल को तोड़कर बाहर निकल गया। चंद ही लम्हे बाद हमजाद इस मकान में दाखिल हो चुका था। उसने यकीनन शबू का हिसार तोड़ दिया था। ऐसा वो पहले भी कर चुका था। ये वाक़या निराइज गंज का था। हमजाद को गालबन उसे हिफाजती हिसार का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो अपनी पूरी कुव्वत और तेज़ रफ्तारी के साथ उससे टकराया था। ये सोचकर मेरा दिल तेज़ी के साथ धड़कने लगा कि हमजाद को नाकामी तो नहीं हुई। मकान के अंदर से मुझे एक तेज़ चीख सुनाई दी और ये तेज़ चीख यकीनन सुरीता ही की थी। उस तेज़ चीख ने जैसे मेरे वजूद को दो नीम कर दिया और जैसे अपने ही आप में होश में ना रहा। सुरीता, मैं चीख उठा और फिर उसी के साथ तेज़ी से मकान की तरफ दौड़ा। मैं आ रहा हूँ सरिता, मैं भागते हुए चीख रहा था। चंद फरलांग का फासला मैंने लम्हों में तय कर लिया। उस वक़्त ना मुझे होश था कि इस मकान के गिर्द हिफाजती हिसार कायम है और ना ये एहसास था कि मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैं उसमें दाखिल नहीं हो सकता। आदमी होशो खरुश से बेगाना हो जाए तो कब उसे याद रहता है। मैं दौड़ता हुआ जैसे ही उस मकान के दरवाजे तक पहुंचा, किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे एक झटके से पीछे धकेल दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सारे जिस्म में आग सी लग गई हो। मैं ज़मीन पर गिरते ही एक बार फिर उठा और तकलीफ़ व अज़ियत के बावजूद दोबारा दरवाजे की तरफ लपका। मकान के अंदर से अब अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कभी घुटी घुटी सी चीखें, कभी तेज़ सरसराहटें और कभी ऐसी आवाज़ें जैसे तेज़ आंधी का शोर सारी फ़िज़ा को अपनी लपेट में लिए हो।
यकीनन मेरे हमजाद और शबू के दरमियान मारका आराई जारी थी। इस मारका आराई में सरिता पर क्या गुजरी होगी मैं उससे बेखबर था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा चुका था कि वो इस हंगामे से अलग नहीं और उसी का एक हिस्सा बनी हुई है। इसी ख्याल से मुझे मुज़तरिब और होशो हवास ने बेगाना कर दिया, वरना एक बार नादीदा हिफाजती हसार से टकरा कर गिरने के बाद दोबारा मकान के दरवाजे की तरफ ना लपकना चाहिए था। दूसरी कोशिश मुझे पहली कोशिश से भी ज़्यादा महंगी पड़ी। इस मर्तबा मुझे इतनी ज़ोर का झटका लगा कि मेरा सारा जिस्म झनझना उठा। मेरी आंखों के आगे अंधेरे की चादर फैल गई और मैं अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका। ज़मीन पर गिरते ही अपने करीब मुझे तेज़ किस्म की सरसराहट महसूस हुई। मैंने कुछ ही फासले पर एक बड़े से सांप को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक तरफ जाते देखा। उस सांप के अतराफ दूधिया रोशनी सी थी, चमकीली धुंध सी। उसी लम्हे मुझे इतना ही नजर आ सका कि सांप जख्मी था। शबू मेरे जहन में कूंदा सा लपका। उसे मैंने अपनी आंखों में जून बदलते देखा। शायद वह हमजाद के मुकाबले में पिस्पा होने के बाद जून बदलकर फरार हो रहा था। मैं सिर्फ इतना ही सोच सका क्योंकि उसके बाद मेरे हवास जवाब दे गए, उठिए, जल्दी उठिए। जाने कितनी देर बाद मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और देखा कि उसी मकान के दरवाजे के सामने पड़ा हूँ। उसका मतलब यही था कि मैं ज़्यादा देर गफलत में नहीं रहा। हमजाद मुझे जल्द ही होश में ले आया। उसके साथ गालबन उसने मेरे जिस्म पर हाथ फेर कर मुझे जिस्मानी अजियत से भी निजात दिला दी थी। ये अंदाज़ा मुझे उस वक़्त हुआ जब मैं फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने जिस्म में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। उठते ही मेरी नज़र मकान के दरवाजे पर पड़ी, अब जो खुला हुआ था। हमदार कुछ कहे बगैर मेरा हाथ थामे तेज़ी के साथ उस मकान में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसके साथ तकरीबन मैं दौड़ने लगा। एक तब्दीली मैंने ये भी महसूस की कि अब मकान की ऊपरी मंजिल तारीक नहीं थी। सहन में एक जीना ऊपरी मंजिल पर जा रहा था। हमजाद मुझे साथ लिए अब जीने पर चढ़ रहा था। ऊपर 2 कमरों में से एक कमरा रोशन था। हमजाद मुझे अपने हमरा उसी रोशन कमरे में ले आया। कमरे में कदम रखते ही मुझे यूं मालूम हुआ जैसे वो कमरा शदीद तूफान की जिद में रहा हो। हर चीज़ टूटी पड़ी थी। उसी मलबे के दरमियान ही एक जगह ज़मीन पर वो सरिता पड़ी हुई थी। जल्द ही हमजाद ने मुझे उस तक पहुंचा दिया। ये क्या हुआ? मेरी सरिता को बोलो। मैं हमजाद की तरफ पलटकर तकरीबन चीख उठा। तुमने कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ कि उसे शबू के वार से ना बचा सका। हमजाद का सर झुक गया। बकते हो तुम। मैं जैसे एक बार फिर हवास में ना रहा। गुस्से ने मेरी अकल खबत कर दी थी। शदीद रंज और गुस्से में ऐसा ही होता है। गुस्से के बावजूद मुझे सरिता का ख्याल आया। उस पर नज़ा का आलम सा तारी था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं और जिस्म बेहरकत था। मैं उसके करीब बैठ गया और फिर उसका सर अपने जानों पर रख लिया। सरिता, मेरी आवाज़ कांप रही थी। सरिता, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा साहब आ गया है। मेरा गला रुंध गया और दिल से एक होक सी उठी। फिर मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने हमजाद की आवाज़ सुनी, मुमकिन है ये जिंदा बच जाए। अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई तो मैं लम्हा भर ही को हिसारे मिलाल से निकाल लाया। मैंने आंसू भरी आंखों से हमजाद की तरफ देखा। मैं अभी आया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कहा और फिर दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया। सरिता की हालत से साफ मालूम हो रहा था कि कोई इंतहाई खतरनाक जहर उस पर असर अंदाज हो चुका है, वरना उसकी जिल्द की रंगत ना बदलती। हमजाद ने जो कुछ कहा था उससे भी यही अंदाज़ा कायम किया जा सकता था कि सरिता अब कुछ देर की ही मेहमान है। जब वो मेरे इंतहाई करीब थी और मेरे और उसके दरमियान कोई नहीं था तो कभी मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं उसे इस कदर चाहता हूँ। मेरे दिल में उसकी इतनी मोहब्बत है और सरिता मुझसे अब शायद हमेशा के लिए बिछड़ने वाली थी, तो जैसे एहसास की सारी गिरहें बेयक वक़्त खुल गई थीं।